नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं मिडिल ईस्ट की सारी अपडेट्स लेकर। सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि नेतन्याहू अमेरिका जा रहा है। 7 जुलाई को उसकी मीटिंग होने वाली है ट्रंप के साथ। और कहा यह जा रहा है, जो लोकल अखबार हैं इजराइल के और अमेरिका के अखबार ये कह रहे हैं कि ये जो मीटिंग होनी है वो सीज फायर के लिए होनी है। गजा में सीज फायर के लिए ये मीटिंग होनी है। कहा यह जा रहा है कि ट्रंप चाहता है कि जल्दी से जल्दी गजा के अंदर सीज फायर हो जाए। इसी के साथ एक खबर और आई है कि विटकॉफ, जो अमेरिका का एनवाय है मिडिल ईस्ट में, वो भी इजिप्ट जा रहा है। कैरो में उसकी मुलाकात इजिप्ट के उन ऑफिसर्स के साथ होगी जो सीज फायर डील करवा रहे थे और दोबारा से सीज फायर डील की बातचीत शुरू होगी। अब ये वो खबर है जो इजरायली और अमेरिकी अखबारों में आई है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि इजराइल और अमेरिका की गोदी मीडिया को बहुत सोच समझ के पढ़ा जाना चाहिए। आप याद कीजिए, ईरान वार के पहले भी लगातार कहा जा रहा था कि ट्रंप और इजराइल के बीच में ठन गई है। कई बार हमें भी लग रहा था, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, कि ट्रंप और इजराइल के बीच में सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है, ट्रंप नेतन्याहू से नाराज है, इतने दिन बात नहीं हुई। ये सारी खबरें चलाई गई और ये सारी खबरें ऐसे चलाई गई जैसे अमेरिका रोक रहा है इजराइल को ईरान पर हमला करने की, और जब तक ईरान और अमेरिका में बातचीत हो रही है इजराइल कोई हमला नहीं करेगा। यही इंप्रेशन मोटा मोटी बना था। हुआ क्या हुआ? ये कि ईरान के ऊपर एकदम अचानक से हमला हुआ और पता ये चलता है कि अमेरिका उस हमले में पहले दिन से शामिल ही नहीं था। उस हमले की पूरी प्लानिंग अमेरिका के साथ बातचीत करके, अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेट करके बनी थी। उसके पहले का याद कर लीजिए, हिजबुल्लाह के साथ बातचीत चल रही थी सीज फायर की, और उसी समय नेतन्याहू गया अमेरिका। अब हर तरफ ये बातचीत चल रही थी कि नेतन्याहू अमेरिका गया है, सीज फायर आगे बढ़ेगा, ये होगा वो होगा, और अचानक खबर क्या आती है कि नसरुल्लाह को उनके बंकर पर हमला करके, एग्जैक्ट लोकेशन इनको पता थी, उनके बंकर पर हमला करके मार दिया गया। इसलिए अगर नेतन्याहू अमेरिका जा रहा है तो अंग्रेजी में जिसको कहते हैं क्रॉस फिंगर के साथ इसको देखा जाना चाहिए। एक वजह यह हो सकती है कि सीज फायर के लिए वाकई गया हो, और दूसरी खबर यह हो सकती है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर कोई शैतानी प्लान बना रहे हों। जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि ईरान के ऊपर कभी भी वो दोबारा हमला कर सकता है। ये मान लेना कि सीज फायर के बाद वो ईरान पर हमला नहीं करेगा, बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। लेबनान का एग्जांपल आपके सामने है। सीज फायर हुए इतना वक्त हो गया, लेकिन लगातार वो लेबनान के ऊपर हमला कर रहा है। हालांकि सीज फायर वाली बात को भी बहुत नॉन सीरियस कहना सही नहीं होगा। बहुत संभव है कि सीज फायर हो भी जाए। दरअसल आप देखिए कि अमेरिका और इजराइल दोनों जगह अपने अपने तरह की दिक्कतें चल रही हैं। इजराइल की इकॉनमी तो डूब ही रही है। अमेरिका से अभी खबर यह है कि 1973 के बाद सबसे लोवेस्ट लेवल पर शुरुआत की है डॉलर ने, तो डॉलर के लिए भी खतरा लगातार बढ़ रहा है। ट्रंप जो बिल लेके आए हैं, बिग फैट बिल लेके आए हैं, एलन मस्क जिसका बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं, उससे भी यह समझ में आता है कि अमेरिका में आर्थिक संकट बढ़ रहा है। और अगर ईरान, गजा, हर जगह अमेरिका अपना खर्च बढ़ाता रहेगा तो ये उसके लिए दिक्कत आएगी। आर्थिक संकट तो खैर अपने यहां भी कम नहीं है। अपने यहां भी जो कंडीशन है, अभी एक रिपोर्ट आई है जो बताती है कि हमारे यहां सबसे अमीर और सबसे गरीब लोगों के बीच में जो आय का डिफरेंस है वो अंग्रेजों के समय से भी ज्यादा हो गया है। आप देखते हैं कुछ लोग तो लगातार रईस होते जाते हैं, लेकिन आम लोगों की हालत खराब होती जा रही है। और ऐसे में आम लोगों के लिए कई बार शेयर मार्केट सहारा बन जाता है। हालांकि बहुत ज्यादा उस पर भरोसा करना सही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो मेरे पास आपके लिए एक खबर है। अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना बहुत जरूरी है। और आज के टाइम में फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के थ्रू हर कोई पैसा कमा सकता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। मतलब दोनों तरफ आप पैसे कमा सकते हैं, बस शुरुआत सही जगह से होनी चाहिए। और अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते आए हो तो आपको याद होगा कि मैं मार्केट वुल्फ ऐप के बारे में पहले भी कई बार बात कर चुका हूं। और बढ़िया बात यह है कि मार्केट वुल्फ अब iOS और एंड्रॉयड दोनों पर है, एक नए लुक के साथ और नए फीचर्स के साथ जो ट्रेडिंग को और भी इजी और बेटर बना देता है। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जहां आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं सिर्फ 99 की लाइफ टाइम फीस से। और यहां कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्ज या हिडन चार्ज भी नहीं है। यहां पर ट्रेडिंग करना बहुत सिंपल है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसे यूज कैसे करते हैं। मैंने यहां खोला मार्केट वुल्फ का ऐप और पिन डाल के लॉगिन कर लिया। अब मैंने चूज किया इंडिसेस एंड स्टॉक्स और सेलेक्ट किया इजी वे टू ट्रेड वाला ऑप्शन। अब मैं सेलेक्ट कर सकता हूं कि मुझे किस में ट्रेड करना है। चलिए मैं सेंसेक्स चूज कर लेता हूं। यहां दिख रहा है ट्रेंड्स देख के मुझे लगता है कि ये नीचे जाएगा, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूं डाउन ऑप्शन। यहां मैंने 3 लॉट्स ऐड कर दिए हैं और बस ट्रेड प्लेस हो गया।
अब यहां मैं अपना ट्रेड मॉनिटर कर सकता हूं। देखिए, इस ऐप की एक और खासियत है कि आप यहां बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। और इनकी एक इनबिल्ट फीचर है स्टॉप लॉस, जो आपको नुकसान से बचाती है। अगर आपका ट्रेड एक लॉस की लेवल को रीच कर जाता है तो ये खुद ही स्टॉप लगा देता है ट्रेड पर, ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। इनका जो ब्रोकरेज है वो भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोवेस्ट ब्रोकरेज है, मतलब ये आपको हर तरीके से बहुत अच्छी डील है। अब यहां बैठ के आप लाइव मॉनिटर कर सकते हैं अपने ट्रेड को, और इतनी आसानी से यहां 2205 रुपए का प्रॉफिट बुक हो चुका है, वो भी इतने कम टाइम में। आप यहां सब कमोडिटीज की यानी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो। सुबह के 9 बजे से रात के 12 बजे तक मार्केट वुल्फ ऐप आपको पूरे तरीके से ट्रेडिंग में हेल्प करता है, और इसकी एक डेडिकेटेड टीम है सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की, जो आपको रोज फ्री में ट्रेड आइडियाज देती है। तो अगर आपको पता नहीं है कि किसमें ट्रेड करना चाहिए तो टेंशन मत लीजिए, बस इनके फ्री ट्रेड आइडियाज को फॉलो कीजिए और आसानी से एक क्लिक में ही ट्रेड कीजिए। मार्केट वुल्फ के यूजर्स हर महीने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं और इनका परफॉर्मेंस हर मंथ बहुत अच्छा रहा है। देखिए, अप्रैल महीने में 81,242 का प्रॉफिट बुक किया गया, मई में 57,110 का, और अब जून में 70,468 सिर्फ मार्केट वुल्फ के एक्सपर्ट आइडियाज के जरिए। तो आप उनकी पास्ट परफॉर्मेंसेस देख सकते हैं ऐप पर। मार्केट वुल्फ ऐप के इतने सारे बेनिफिट्स यूज करना बहुत सिंपल है, सिक्योर है और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो आप iOS या एंड्रॉइड के यूजर हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट में भी जाइए और डाउनलोड कीजिए मार्केट वुल्फ। लेकिन जैसा मैंने कहा कि शेयर मार्केट इतनी सीधी साधी चीज नहीं है, इसीलिए अपने दिमाग से सोच के जहां पैसा लगाने का मन हो, जहां लगे, जहां दिमाग कहे कि यहां पैसा लगाना सही है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ वहीं पैसा लगाएं। लौटते हैं खबरों की तरफ। तो गजा के अंदर सीज फायर की बात एक तरफ कर रहा है इजराइल, लगातार ऐसी खबरें प्लांट की जा रही हैं कि गजा में बस सीज फायर होने ही वाला है। लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं, नेतन्याहू जा रहा है तो उसको कहा जा रहा है कि सीज फायर के लिए जा रहा है, विटकॉफ आ रहा है तो कहा जा रहा है कि सीज फायर हो रहा है। लेकिन इस समय इजराइल कर क्या रहा है? अभी कल उसने एक कैफे के ऊपर हमला किया है। बीच के पास, गजा में बीच के पास एक छोटा सा कैफे है, कैफे था कहिए, जिसका नाम था अल बका। अब यह कैफे ऐसा था जहां पर इंटरनेट की सुविधा थी, वाईफाई की सुविधा थी। अभी तो बहुत सारे पत्रकार, सहाफी यहां बैठकर अपना काम किया करते थे, अपना लैपटॉप लेकर यहां आते थे, इंटरनेट कनेक्ट करते थे और अपनी खबरें यहां वहां जहां उनको भेजनी होती थी वहां भेजा करते थे। साथ में दुनिया भर के अखबार जो पढ़ने की जरूरत होती है वो वहां पर बैठकर पढ़ा करते थे। कल की बात है कि इजराइल ने अल बका कैफे के ऊपर हमला किया है, जहां कहीं कोई आतंकवादी होने का मामला ही नहीं है, जहां कोई मामला नहीं है, किसी टारगेट किलिंग की बात इजराइल के अपने अखबार नहीं कर रहे हैं। उस अल बका कैफे पर हमला किया गया और कई पत्रकारों को हलाक कर दिया गया। तो एक तरफ बात हो रही है सीज फायर की, दूसरी तरफ कभी कैफे पे हमला हो रहा है, कभी जो लोग कैंपों में रह रहे हैं उनके ऊपर हमला हो रहा है, कभी जो लोग इमदाद लेने जा रहे हैं उनके ऊपर गोलियां चल रही हैं। इजराइल अब कह रहा है, जब सारी खबर बाहर आ गई, जब हारिस ने वो खबर छाप दी कि इजराइल के सैनिक मासूम लोगों को जो इमदाद लेने आए हैं उनको गोली मार रहे हैं, उनको कहा गया है कि अगर कोई टेंशन वाली बात नहीं हो तो भी तुम गोली मार सकते हो। कोई कह रहा है कि मैं बोर हो रहा था इसलिए मैंने गोली मार दी। इस तरह से इमदाद देने वाले लोगों को मारा जा रहा है। जब यह खबर आ गई और दुनिया भर में बेइज्जती होने लगी तो इजराइल की सेना कहती है कि वी हैव लर्न्ड लेसन्स, हमने पाठ सीख लिए हैं, आगे से ऐसा नहीं होगा, आगे भी होगा, तरीके शायद बदल जाएं और वो खबरें बाहर ना आ पाएं, इसलिए सहाफियों को लगातार मारा जा रहा है। ये खेल कर रहा है इजराइल और बात कर रहा है सीज फायर की। एक बात तो बहुत क्लियर है कि नीयत तो इनकी बिल्कुल नहीं है। इनके बयानात पढ़िए, इनके नेताओं के बयानात पढ़िए तो यह गजा को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं, लेकिन इतना उनके बस में है नहीं। पिछले 10-15 दिन की बात करें तो 20 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं इजराइल के गजा के अंदर, और रोज वहां से सैनिकों के, आईडीएफ के जो सैनिक हैं उनके मारे जाने की खबरें आ रही हैं। तो प्रेशर है। नेतन्याहू भी जानता है कि अगर ये लंबा चलेगा तो एक भी होस्टेज जिंदा नहीं बचेगा और वो इजराइल के अंदर उसकी हालत खराब कर सकता है। जो लीगल प्रोसीजर उसके खिलाफ चल रहा था उसमें तो ट्रंप ने सीधे हस्तक्षेप किया है। दुनिया में शायद पहली बार हुआ होगा कि एक मुल्क ने दूसरे मुल्क के लीगल प्रोसीजर में, कानूनी प्रोसीजर में हस्तक्षेप किया है। और अब हर्जोग जो वहां का राष्ट्रपति है वो कह रहा है कि मैं देखूंगा नेतन्याहू के ऊपर से चार्जेस कैसे हटाए जा सकते हैं। तो लीगल लेवल पर तो यह तमाशा हो रहा है, लेकिन जनता के अंदर जो गुस्सा है
खासतौर पे होस्टेजेस को रिहा ना करवा पाने के लिए। उसके चलते हो सकता है सीज फायर हो, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि ईरान और हमास दोनों को इस बात के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए कि अगर नेतन्याहू गया हुआ है अमेरिका तो कुछ भी वहां से खराब हो सकता है। वैसे इजराइल के अंदर कई सारी अलग अलग तरह की टेंशन शुरू हो चुकी है। मैं देखिए एक बात हमेशा कहता हूं कि शेर अगर पालोगे और या शेर की सवारी करोगे तो जिस दिन शेर से उतरोगे उस दिन शेर तुमको मार के खा जाएगा। वेस्ट बैंक में खुली छूट दी गई सेटलर्स को जो अलग अलग जगहों से आते हैं कि जमीनें लूटो और वहां पे रहो। अब खबर क्या आई है? अब खबर यह आई है कि उन्हीं सेटलर्स ने, जिनको आईडीएफ ने वहां पर, इजराइल की सरकार ने वहां पर बसाया था, उन्होंने ही आईडीएफ के ऊपर हमला कर दिया, आईडीएफ के ठिकाने पर आग लगा दिया, आपस में ही सारे भिड़ गए। हालत यह है कि वहां का जो रक्षा मंत्री है कार्ड्स, उसने अर्जेंट मीटिंग बुलाई है कि सेटलर्स जो हिंसा कर रहे हैं उसको रोका जाए। हुआ यह था कि आईडीएफ की कोई फायरिंग थी जिसमें 14 साल का एक सेटलर, 14 साल का एक लड़का उनका घायल हो गया था। उसके बाद से वो गुस्से में है, लगातार आईडीएफ अपनी ही सेना के ऊपर हमला कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब वो फलस्तीनियों को लूट रहे थे, जब फलस्तीनियों के बच्चों को मार रहे थे, जब फलस्तीनियों का घर लूट रहे थे, तब किसी को लॉलेसनेस नजर नहीं आई। किसी को नहीं लगा कि यह गैर कानूनी है, किसी को नहीं लगा कि इनको अगर इतनी छूट देंगे तो कल हमारे लिए भी नुकसान हो सकता है। आज जेरूसलम पोस्ट छापता है कि कैंसर ऑफ लॉलेसनेस, मतलब कानून ना मानने का, गैर कानूनी होने का कैंसर फैल रहा है सेटलर्स के बीच में। कैंसर आपने ही फैलाया है, ये कैंसर आपके बीच में है। और मैं कह दूं कि ज़ायनिस्ट जो पूरा आंदोलन है यहूदियों का, वो पूरा आंदोलन तो आतंकवाद से ही शुरू हुआ था। मैं आपको एक टिप देता हूं, गूगल पे जाइए और ज़ायनिस्ट टेररिज्म टाइप कीजिए, आपको लंबे लंबे आर्टिकल मिल जाएंगे जिसमें पता चलेगा 1920 से 46 के बीच में आतंकवादी संगठन जो वहां पर बने, यहूदियों के जो आतंकवादी संगठन बने, चाहे वो इरगुन हो, चाहे लेही हो, चाहे हानगा हो, चाहे पोलमैक हो, इन सब ने फलस्तीन के अंदर भी और यूरोप में भी एक से एक आतंकवादी कार्रवाइयों को अंजाम दिया। अगर किसी को याद हो किंग डेविड होटल की कहानी, आप किंग डेविड होटल इंसिडेंट टाइप कीजिएगा गूगल पे, वो पूरी कहानी आ जाएगी। जब ब्रिटिश ऑफिस जो था, पैलेस्टीनियन मामलों का ब्रिटिश ऑफिस जो होटल डेविड में था, उस पर अरबों की तरह कपड़े पहनकर ये जो इनका इरगुन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लोग गए और बमबारी की थी और उसको काफी हद तक तबाह कर दिया गया था। ये कहना ये चाह रहे थे, दिखाना ये चाह रहे थे कि अरबों ने ये किया है, लेकिन असल में इन्होंने किया था, पकड़ में आए, गिरफ्तारियां वगैरह हुई। तो जो देश आतंकवाद की बिना पर ही पैदा हुआ है, ये जो आतंकवादी संगठन है, डेर यासीन की घटना मैं पहले आपको बता चुका हूं और भी कई घटनाएं बता चुका हूं। इन घटनाओं को अंजाम देने वाले जो आतंकवादी संगठन थे, इनके सरगना इजराइल में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने। तो जो मुल्क आतंकवाद के ही बेस पर खड़ा हुआ हो, वो सारी दुनिया को आतंकवादी कहता हो, अपनी मुखालिफत करने वाले हर मुल्क को आतंकवादी कहता हो, तो आप समझ सकते हैं कि उसके पीछे कितनी सच्चाई है और कितना नाटक है। तो अंदर जो इनके ये हिंसा फैल रही है वो उसी वजह से फैल रही है जो ट्रेनिंग लोगों को ज़ायनिज़्म के तहत दी गई है, जिसमें जो भी आपकी मुखालिफत करे आप उसको मार डालिए, काट डालिए, आपके यहां कुछ नहीं होगा। आप फलस्तीनी वीडियोस देखिए, आप इजराइल के अंदर के वीडियोस देखिए, वो फलस्तीनी जिन्हें इजराइल की नागरिकता मिल चुकी है, जो वोट दे सकते हैं, उनके साथ जिस तरह का बिहेवियर होता है, कभी कोई गाड़ी वाला कुचल देता है, कभी कोई सड़क पर मार देता है और किसी के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती। ये जो जहर इन्होंने फैलाया है, एक दिन इनको ही डसेगा। साथ में एक और बात मैं आपको बताऊं कि दुनिया भर में आवाम का जिस तरह से प्रेशर पड़ रहा है, वो भी एक वजह है कि अमेरिका किसी भी तरह का सीज फायर करवाना चाहता है। तंजानिया से इस वीडियो को आप देखिए, ये स्क्रीन पर आकर देखने वाली वीडियो है। इसको देख के आंख भर जाती है कि किस तरह से दुनिया भर में लोग गजा के मजलूमों के साथ खड़े हो रहे हैं। उधर कुछ मजेदार घटनाएं घट रही हैं सीरिया के साथ। सीरिया में भी जो आदमी बैठा हुआ है जोलानी, वो इन्हीं का, इजराइल का और अमेरिका और टर्की का पाला हुआ आतंकवादी है। आईएसआईएस का आतंकवादी था। कल तक उसके सर पर $10 मिलियन का इनाम था और अब ट्रंप ने सीरिया के ऊपर से सारे सैंक्शंस हटा दिए हैं, क्योंकि वो इजराइल और अमेरिका, जिसने उसको बनाया था, जिसने उसको पाला पोसा था, उनकी गुलामी करने के लिए बिल्कुल तैयार है।
ईरान के साथ इतनी लड़ाई हुई, उसकी जबान नहीं खुली। फलस्तीन पर उसकी जबान नहीं खुलती है, बस इजराइल के गाने गाता रहता है। तब भी जब इजराइल ने गोलानी हाइट्स पर सीरिया के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया है, जिनको मुल्क से मोहब्बत होती है, जो मुल्की होते हैं, उनको अपनी जमीन की फिक्र होती है। एक बाहर से आया हुआ आतंकवादी जिसको सीरिया की गद्दी पर बिठाया ही इसलिए गया है कि वो इजराइल की चमचागिरी कर सके, इजराइल की रखवाली कर सके, उसको अपनी जमीन की क्या चिंता होगी? उसको कोई चिंता नहीं। वो बार बार कह चुका है इजराइल के साथ हमको नहीं लड़ना है। और टर्की के एर्दोगान, जो मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर बनना चाहते हैं या खुद को लीडर समझते हैं, वो भी सीरिया के साथ समझौता कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सारा का सारा, आप देख रहे हैं, सैंक्शन हटा दिया है। सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस से उनकी मुलाकात हो चुकी है और अब कहा जा रहा है इजराइल के साथ भी उनकी बातचीत चल रही है। उन जमीनों को लेकर थोड़ी बहुत आगे पीछे हो रही है जिन जमीनों पर कब्जा किया हुआ है इजराइल ने, लेकिन कुल मिला जुलाकर वो जमीनें भी, गोलानी हाइट्स भी हमेशा के लिए इजराइल के पास चला जाएगा। और सीरिया जो एक शानदार मुल्क हुआ करता था, वो इजराइल का गुलाम मुल्क बनकर रह जाएगा। तो आप देखिए, कल तक जो इनके लिए आतंकवादी था, जिसके सर पर $10 मिलियन का इनाम था, आज इनके रास्ते पर चल रहा है तो इनका दोस्त हो गया। उसके ऊपर से सैंक्शन भी हटा दिया गया। अब उसको बाकायदा प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, जो कुछ वो बना है, खुद बना है, कोई इलेक्शन में तो आया नहीं है, वो मान लिया जाएगा। और कोई किसी डेमोक्रेसी की डिमांड नहीं करेगा सीरिया में। कोई नहीं कहेगा कि सीरिया में जो सरकार है वो तानाशाही है, जिसके हाथों पर अलवाइटों के, क्रिश्चियंस के और तमाम सीरियंस के खून है। कोई नहीं कहेगा। लेकिन जो मुखालफत करेगा इजराइल का, वो आतंकवादी है। हिजबुल्लाह आतंकवादी है, हमास आतंकवादी है, ईरान तो आतंकवादी है ही, सब आतंकवादी हैं, हूथी आतंकवादी है, क्योंकि वो इजराइल के खिलाफ हैं। अगर ये इजराइल के साथ खड़े हो जाएं तो कल को इनके साथ भी ट्रंप आराम से फोटो खिंचवाना शुरू करेगा। लेबनान का जिक्र हुआ है। लेबनान में लगातार इजराइल और अमेरिका ये प्रेशर बना रहे हैं कि हिजबुल्लाह से हथियार छीन लिए जाए। हिजबुल्लाह के चीफ का अभी टेलीवाइज बयान आया है, कासिम का, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो ऑक्यूपेशन है वो टेम्पररी है, जबकि जो रेजिस्टेंस है वो तो फॉरएवर है, वो हमेशा रहेगा। बयान उनके लगातार आ रहे हैं। लगातार बयानों में वो कह रहे हैं कि मौका पड़ने पर हम प्रतिरोध करेंगे, रेजिस्टेंस करेंगे, लेकिन अभी उनकी कंडीशन क्या है ये कह पाना बहुत मुश्किल है। क्या वाकई वो रेजिस्टेंस करने की स्थिति में रह गए हैं? खासतौर पर सीरिया से असद के जाने के बाद, सीरिया में असद को जिस तरह से हटाने में अमेरिका, इजराइल और टर्की की जो ट्रायंगुलर जोड़ी है वो कामयाब हुई है, उसके बाद हिजबुल्लाह कमज़ोर तो हुआ है, क्योंकि हथियार वगैरह उसके लिए पा पाना बहुत मुश्किल काम हुआ है। तो वो आज इस कंडीशन में है कि नहीं, ये देखना होगा। क्या वाकई वो इजराइल का प्रतिरोध कर पाता है? हूथी लगातार प्रतिरोध कर रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर हूथी के पास भी लिमिटेड पावर है, दूरी काफ़ी है, तो इजराइल का कोई खास नुकसान वो पहुंचा नहीं पा रहा। तो कुल मिलाजुलाकर हालात ये है कि नेतन्याहू अमेरिका जा रहा है। ईरान ने फिलहाल कहा है कि अमेरिका से बातचीत तुरंत शुरू होने की कोई उम्मीद नहीं है। सीरिया के ऊपर से सारे सैंक्शन अमेरिका ने हटा दिए हैं और मिडिल ईस्ट की जो स्थिति है उसमें यह समझना जरा मुश्किल है कि नेतन्याहू जो जा रहा है अमेरिका, वो वाकई सीज फायर के लिए जा रहा है या उस मौके का इस्तेमाल करके हमास या फिर ईरान के ऊपर कोई बड़ा हमला दोबारा से शुरू करेगा। ये सब देखना होगा और जैसे जैसे जो अपडेट्स आएंगे मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। जो अपील मैं लगातार इन दिनों कर रहा हूं, अगर मुमकिन हो तो हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, हमारे लिए बेहद जरूरी है इस समय। अगर आप ज्वाइन का बटन दबा के हमारा चैनल 3 रुपए रोज से भी कम पे ज्वाइन करते हैं तो हम आपके शुक्रगुजार होंगे। ये हमारे लिए बड़ी ताकत होगी। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं और ये iOS और एंड्रॉयड दोनों पर अवेलेबल है। तो इस ऐप के साथ आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।